हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग मेरी वीडियो का एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो जो है बहुत ही मस्त है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सेट नंबर जो है बायोलॉजी का चल रहा था, सेट नंबर 1, ठीक है। सेट 1 चल रहा है। कौन सा? सेट 1। सेट 1 कौन सा? 348 इसका कोड है और के एच इसका कोड है, ठीक है। के एच 348 के एच। इसमें 2 वीडियो हो चुकी है और ये इसकी क्या है, लास्ट वीडियो है। हो सकता है इसमें पूरा हो जाए, अगर नहीं हो पाएगा तो एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है ना, क्वेश्चन जो है लॉन्ग हो जा रहा है। अगर आप लोगों को देखिए पीडीएफ चाहिए, ठीक ना। अगर देखिए केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी या मैथ, ठीक ना, बायोलॉजी या मैथ और इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए अनसॉल्व पेपर की। देखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स 2020 से 25 तक मिलेगा, बायोलॉजी का 22 से 25 मिलेगा, मैथ का 23 से 25 मिलेगा और इसका भी 24-25 मिलेगा, ठीक है, इंग्लिश का। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग 7460012763 इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग पीडीएफ खरीद लीजिए, ठीक है। पीडीएफ नहीं खरीदेंगे तो आप लोग को दिक्कत हो सकती है। और कितना नोट बनाएंगे आप लोग? बहुत ज्यादा नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर पीडीएफ खरीद लेंगे ना तो आप लोग आराम से पढ़ करके बढ़िया नंबर ला पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 का घ बच गया था इसमें। प्रश्न नंबर 6 का घ में कोई ये फिगर नहीं बना था, इसलिए हम कहीं बाद में बता देंगे। तो देखिए, स्तन ग्रंथि के आरेखी काट का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, स्तन ग्रंथि बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्तन बना लिए हैं, ये जो होता है महिलाओं में, ये ठीक है, स्तन ग्रंथि इसको बोलते हैं। तो स्तन ग्रंथि का हम लोग क्या किए, नामांकित चित्र बना लिए। देखिए यहाँ पर कैसे आपको बनाना है। पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ से एक पाई खींच लेना है ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे बना करके ऐसे ले जा करके फिर ऐसे ऐसे हंस कर देना, ठीक है। मतलब लगना चाहिए कि एक प्रकार का स्तन बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो इस प्रकार से ये सब चीजें बनी है छोटी छोटी, ये मतलब टेढ़े मेढ़े उसी प्रकार से बनाना है। और यहाँ पे जो ये नसें, जो दूध वाली नसें होती हैं, इनको आपको खा देना है ऐसे ऐसे, और ये भी आपको ऐसे बना देना है। उसके बाद ये नाम लिख देना है। इसमें जो ये दिख रहा है आपको, ये वसा है। और इसमें यहाँ पर जो होता है स्तन पाली होती है, स्तन कूपिका, ये देखिए यहाँ पर स्तन कूपिका, स्तन नलिका जो होती है आपकी, इसमें जो नली आई हुई होती है उसको बोलते हैं स्तन नलिका, ठीक है। तुम्बिका बोलते हैं यहाँ पर जो ऐसे कला टाइप रहता है उसको तुम्बिका बोलते हैं, ठीक है। दुग्ध वाहिनी, जो जहां से दूध यहाँ पर ये जो निप्पल टाइप है, यहाँ पर जो है दुग्ध वाहिनी है। और यहाँ पर जो ये निप्पल होता है, यहाँ से दूध बाहर निकलता है, ठीक है। एरियो एरियोला, इसको बोलेंगे एरियोला। और ये देखिए, ये पूरा चुचुक पृष्ठ है, यानी कि ये कह सकते हैं इसको, ये पृष्ठ है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग चुचुक पृष्ठ। और ये देखिए परसुका पसली, इसको परसुका पसली बोलते हैं। यहाँ पर एक नरम सी हड्डी होती है, उसको बोलते हैं परसुका पसली, ठीक है। परसुकाओं के बीच की पेशियां, मतलब इसमें मांसपेशियां होती है, ठीक है। तो इनके बीच की जो पेशियां है उसको कह रहा है बृहत अंश पेशी, इसको बोलते हैं बृहत अंश पेशी। ये देखिए पतला पतला सा आया है, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से बना लेना है। आशा है कि आप लोगों को ये फिगर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने का मतलब ये है कि इसमें टाइम लगता है, ठीक है। फिगर बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं फिगर छोड़ देता हूँ, फिगर बाद में ही बनाता हूँ, ठीक है। तो फिगर मैं बाद में बनाया हूँ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण भी देना है, ठीक है। देखिए परागण, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं, ठीक है। का कह रहा है कि पराग कोश से पराग कणों का जो वर्तिकाग्र होता है, ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंचने, जो पराग कोश है वो पराग कोश से कहाँ तक जा रहा है, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा है। परागण 2 प्रकार के होते हैं, कौन सा, स्वपरागण और परपरागण। देखिए स्वपरागण क्या है, जब एक पुष्प में पराग कोशों से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो इस घटना को ही स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण में क्या होता है कि एक ही पुष्प है, उसी पुष्प का जो परागण, उसी पुष्प का जो पराग कोश होगा
वह परागकण निकल करके परागकोशों का जो परागकण होगा वो निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के मतलब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है, ठीक है, और निषेचन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी होता है उसको हम लोग स्वपरागण कहते हैं, यानी कि अपने स्वयं से ही ये क्या कर लेते हैं, परागण कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। जैसे उदाहरण है मटर है, गेहूं है, चना है, टमाटर है आदि, ये सब क्या होते हैं, स्वपरागण के उदाहरण है। पर परागण देखिए, जब एक पुष्प में पराग कोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो इस घटना को ही पर परागण कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि जब एक पुष्प में पराग कोश से परागकण निकल करके मतलब पराग कोश से कोई है परागकण निकल रहा है, परागकण निकल करके वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है, तो उसको हम लोग उस घटना को क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, सूरजमुखी है, आम है, गुलाब है, मक्का आदि, ये इसका उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 का अथवा वाला है, कह रहा है कि अर्थ चक्र या आवर्त चक्र भी इसको बोलते हैं, मासिक चक्र भी बोलते हैं, ठीक ना, किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। देखिए ये हमेशा किसमें पाया जाता है, मादाओं में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है, ठीक है। मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में पूरा होता है, जिसको हम लोग एमसी बोलते हैं, मंथली चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में पूरा होता है, जिसे आवर्त चक्र या ऋतुस्राव या मासिक चक्र कहते हैं, ठीक है। बहुत ही डिटेल्स में हम इसको मतलब पढ़ाई इसमें लिखे हैं और बताएंगे आपको। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। ये जो मानसिक चक्र होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एक पीरियड्स बोलते हैं। तो ये जो होता है, जो लड़कियां होती हैं 12 से 13 वर्ष की आयु में जब जाती हैं तो इनको ये प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और 40 से 45 वर्ष तक चलता रहता है। ये कहाँ तक चलता है, 40 से 45 वर्ष तक चलता है। इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण की योग्य हो जाती है। जब ये आना शुरू हो जाता है तो उसी वक्त से जो लड़कियां होती हैं वो गर्भवती बनने के लायक हो जाती है या काबिल हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए, आवर्त चक्र की प्रमुख अवस्थाएं और घटनाएं क्या क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए, जीवन चरण मतलब गैप 1 फेज होता है। इसको जीवन मतलब ये चरण है, एक पहला चरण है, दूसरा चरण है, या इसको बोलते हैं, जैसे नहीं होता है पहला चरण, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो इसी प्रकार से इसमें है जीवन चरण। यह चरण कोशिका विभाजन के तुरंत बाद आता है। यह जो चरण होता है कोशिका विभाजन के तुरंत बाद आता है। कोशिका की सामान्य वृद्धि होती है, आरएनए प्रोटीन और एंजाइम्स का निर्माण होता है। कोशिका अपने सामान्य कार्य करती रहती है और यह चरण निर्णय करता है कि कोशिका विभाजित होगी या नहीं होगी, ठीक है। जो जीवन चरण है यह क्या करता है, आरएनए प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण भी करती है, और यह चरण यह भी निर्णय करता है कि कोशिका जो विभाजित होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं यश चरण को ये सिंथेसिस फेज बोलते हैं। इस चरण में डीएनए की प्रतिलिपि होती है। डीएनए क्या होती है, प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी कर सकते हैं, टू कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ती। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ती है, जितना है उतना ही रहता है, लेकिन उनकी डीएनए मात्रा दोगुनी हो जाती है। इसमें क्या होता है, डीएनए की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। यदि कोशिका विभाजन की ओर बढ़ रही है तो यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर कोई कोशिका विभाजन की ओर बढ़ रही है तो यह क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चरण है, ठीक है। G2 चरण यानी कि गैप 2 फेज। तो गैप 1 फेज था, गैप 2। इस चरण में कोशिका विभाजन के अंतिम तैयारी होती है। इस फेज में क्या होता है, कोशिका विभाजन की जो होती है अंतिम तैयारी होती है। आरएनए और अन्य आवश्यक प्रोटीन तथा एंजाइम का निर्माण होता है। कोशिका अंगकों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रियोल से की संख्या बढ़ती है। माइटोटिक स्पिंडल के निर्माण के लिए तैयारी होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, माइटोटिक एक नाम है, स्पिंडल के निर्माण के लिए इसकी क्या होती है, तैयारी होती है, ठीक है। तो ये आपको बस इतना थोड़ा सा नोट्स बनाते रहना है। अगर आप लोग इतना नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके लिए ही बहुत ही अच्छा होगा कि आप लोग बायोलॉजी मतलब लिए हैं तो नोट बनाते रहिए, ठीक है। फिगर उगर तो मैं इसमें सब बना दिया हूँ। अब आगे
आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 कर रहा है, पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, पृथ्वी के जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखना है। तो निबंध देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं पृथ्वी पर, पहली हेडिंग है पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण। देखिए इसके प्रमाण क्या क्या है। देखिए पृथ्वी पर जीवों का विकास एक दीर्घकालिक और क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया है जिसे जैव विकास कहा जाता है। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों में हुई है। ठीक है, मतलब अरबों वर्षों में हुई है, मतलब बहुत पहले हुई है, जिसमें सरलतम जीवों से लेकर जटिल जीवों तक का विकास हुआ। वैज्ञानिकों ने कई प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि सभी जीव एक समान पूर्वज से विकसित हुए हैं। सभी जीव क्या है? एक समान पूर्वज से विकसित हुए हैं, यानी कि जो भी जीव है ये अपने अपने जो मतलब पूर्वजों से ही आए हुए हैं। पूर्वज मतलब हम लोगों के पूर्वज जैसे उसी प्रकार सभी जीवों के पूर्वज होते होंगे। जैसे आप लोगों के दादा परदादा थे तो उनके भी होंगे ना दादा परदादा। ऐसा तो है नहीं कि सब मतलब तुरंत पैदा हो गए, ऐसा होता नहीं है। देखिए फर्स्ट जीवाश्म के प्रमाण। जीवाश्म के प्रमाण देखिए, जीवाश्म वे अवशेष या छापे हैं जो प्राचीन जीवों की चट्टानों में सुरक्षित रहती हैं। ये प्रमाण बताते हैं कि पहले पृथ्वी पर केवल जल जीव थे, फिर भूमि पर रेंगने वाले जीव और फिर पक्षी व स्तनधारी विकसित हुए। ठीक है, पहले जो मतलब पहले पृथ्वी पर क्या थे? पहले शुरू में पहले पृथ्वी पर क्या थे? तो जल था, जीव थे, मतलब जल और जीव थे। मतलब पहले जो भूमि थी, भूमि पर क्या थे? रेंगने वाले जीव थे। जैसे जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण में डायनासोर के जीवाश्म यह प्रमाण देते हैं कि कभी कभी वे पृथ्वी पर विद्यमान थे लेकिन अब विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कभी का क्या था? कभी डायनासोर थे, मतलब कब थे? बहुत साल पहले थे, 400 500 या 1000 साल पहले की बात है ये। ठीक है, तो बहुत पहले थे। अब देखिए दूसरा है तुलनात्मक शरीर रचना। विभिन्न जीवों की हड्डियों और अंगों की संरचना में समानताएं पाई जाती हैं। उदाहरण स्वरूप मानव, बिल्ली, चमगादड़ और व्हेल के अग्र अंगों की हड्डियों की संरचना एक जैसी होती है। अग्र अंग मतलब आगे की अंग जो होते हैं उनके हड्डियों की जो संरचना होती है एक ही जैसी होती है, जो यह संकेत देती है कि ये सभी एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए। मतलब हम लोग भी उन्हीं लोगों के एक पूर्वज में से एक है। ठीक है, भ्रूणीय विकास। भ्रूण विकास देखिए, भ्रूण का जब विकास होता है सभी लोगों का, देखिए विभिन्न जीवों के भ्रूण अपने शुरुआती विकास में एक जैसे दिखाई देते हैं। मानव, मछली और पक्षी के भ्रूण में एक जैसे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे पूंछ और गलफड़े की झिल्लियां। ठीक है, यह दर्शाता है कि इन सभी का विकास एक ही आधार से हुआ है। जैसे पूंछ है उसमें भी पूंछ है, गलफड़े हैं उसमें भी फेफड़े गलफड़े हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो भी उसमें है, तो इसी प्रकार से ये मतलब पता लगाया गया कि सभी क्या है? एक ही पूर्वज से आए हुए हैं। चौथी पॉइंट है जैव रासायनिक प्रमाण। जैव रासायनिक प्रमाण में क्या है? सभी जीवों का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की संरचना एक जैसी होती है। मनुष्य और चिंपैंजी के डीएनए में लगभग 98% समानता पाई जाती है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो चिंपैंजी जो बंदर होते हैं उनके और मनुष्य का जो डीएनए होता है उनमें जब उनका जब समानता की गई तो समान ही निकले। सिर्फ देखिए 98%, पूरा 98% समान सेम था, बस 2% डिफरेंट हो गया था। ठीक है, जो चिंपैंजी बंदर होते हैं उनका दिमाग और मनुष्य का दिमाग जो होता है एक ही प्रकार का होता है। हाथ पांव हर चीज, अंग देख लीजिए, हर चीज मतलब मनुष्य से मिलता जुलता है, यानी कि हम लोग भी क्या उसी में पूर्वज के रूप में है। ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि उनका विकास एक समान पूर्वज से हुआ है। मतलब ये पता चल रहा है इससे कि जो उनका विकास है एक समान पूर्वज से हुआ है। कृत्रिम चयन। मनुष्य द्वारा चयनित प्रजनन से पशुओं और पौधों की विभिन्न नस्लों का विकास हुआ है। जैसे कुत्तों की उनके नस्लें एक ही पूर्वज से विकसित हुई है, यह भी विकास का एक प्रमाण है। ठीक है, तो कुत्ते में बहुत से कुत्ते होते हैं। ठीक है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, मतलब ये नहीं, अलग अलग वैरायटी के कुत्ते होते हैं। ठीक ना, ये कैसे होता है पता है? क्रॉस कराया जाता है। मतलब
एक विलायती का ले लिए, एक सिंपल ले लिए, तो दोनों का क्रॉस करा दिए तो ये विलायती और दोनों का मतलब दोनों का क्रॉस हो जाएगा, मिल जाएगा दोनों का। तो जब दोनों का मिलकर डीएनए बनेगा तो उसका जो बच्चा होगा वो दोनों के गुण से बनेगा, यानी कि दोनों का गुण उसमें रहेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 का था, देखिए लैक प्रचालक का सचित्र वर्णन कीजिए। ओपेरान या प्रचालक बात एक ही है। जैकब तथा मोनाड के अनुसार ऑपेरान डीएनए अथवा जेनेटिक पदार्थों का एक खंड है। ठीक है। क्या है? पदार्थों का एक खंड है जो एकल नियमन इकाई की तरह कार्य करते हैं। ऑपेरान रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीन्स का बना होता है। ठीक है। जो ऑपेरान होता है वो रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीन का क्या होता है? बना होता है। लैक प्रचालक मॉडल, इसमें एक मॉडल भी है, ये मॉडल हमेशा पूछ देता है, लैक प्रचालक मॉडल या फिर ऑपेरान मॉडल। लैक ऑपेरान मॉडल क्या है? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एंजाइम संश्लेषण की क्रियाविधि को समझाने के लिए जैकब एवं मोनाड ने एक जीन नियंत्रित मॉडल दिया जिसे ऑपेरान मॉडल कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंजाइम संश्लेषण की क्रिया विधि को समझाने के लिए कौन कौन? जैकब और मोनाड एक जीन नियंत्रित मॉडल दिया, उसी मॉडल को क्या कहा गया? लैक ऑपेरान मॉडल कहा गया। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर देखिए फिगर है, इस प्रकार से आपको बना लेना है। यहाँ पर देखिए ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई है। यहाँ पर देखिए डीएनए लिया गया, डीएनए में क्या होता है? यहाँ पर डीएनए जब टूटता है तो लैक्टोज, फिर उसके बाद ये एक प्रकार का एंजाइम है लैक्टोज, और लैक्टोज को जब तोड़ा जाता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटा। ठीक है। इसमें से देखिए ये देखिए mRNA है और ये डीएनए का एक मतलब उसी प्रकार से यहाँ पर रख दिया गया है। ऑपेरान की संरचना देखिए, पहले यहाँ पर देखिए नियंत्रित जीन, संरचनात्मक जीन। ठीक है। ये मान लीजिए क्या है? डीएनए या कुछ है यहाँ पर। हम यहाँ पर देखिए ये जैसे ई कोलाई था तो इसमें क्या था? ये डीएनए था, तो यहाँ पर भी क्या डीएनए लिया गया और ये डीएनए से नियंत्रित जीन, फिर नियंत्रित जीन से संरचनात्मक जीन, और ये रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर तीनों है। ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलेटर है, ये प्रमोटर है और ये ऑपरेटर है। तो यहाँ पर पॉलीमरेज, ये जो पॉलीमरेज है, देखिए पॉलीमरेज ये सॉरी, ये पॉलीमरेज है और ये मोनोमर है। ठीक है ना। पॉलीमरेज की ये क्या है? मोनोमर है और ये किसमें हो जाते हैं? दमनकारी प्रोटीन या सक्रिय निष्क्रिय कह सकते हैं, दोनों में ही होते हैं। सक्रिय भी होते हैं, निष्क्रिय भी होते हैं। सक्रिय का मतलब रिएक्ट होते हैं, निष्क्रिय का मतलब जो रिएक्शन ना करे। इसके बाद यहाँ पर बीटा लैक्टोसाइडेज परामेज, और यहाँ पर बीटा लैक्टोसाइडेज और बीटा लैक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है। तो इस प्रकार से फिगर को बस आपको बना देना है और कुछ नहीं इसमें करना है, समझना नहीं बहुत ज्यादा। इस प्रकार से देख लीजिए, फिगर को बना लीजिएगा। ठीक है। आगे चले हम लोग। अब यहाँ पर कुछ लिख लीजिएगा ऑपेरान की संरचना में। देखिए एक ऑपेरान निम्नलिखित जीन्स का बना होता है, जिसे वहां पर बताया रेगुलेटर है, प्रोमोटर है और ऑपरेटर है, और संरचनात्मक जीन्स से मिलकर बना होता है। तो चारों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। रेगुलेटर जीन क्या है? देखिए ऑपेरान का रेगुलेटर जीन यह निर्धारित करता है कि संरचनात्मक जीन्स को अनुलेखित होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो संरचनात्मक जीन है उसको अनुलेखित होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। यह एक विशेष प्रकार के दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है। ये क्या करता है? एक विशेष प्रकार के दमनकारी प्रोटीन का, जैसे यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाया दमनकारी प्रोटीन। ठीक है। दमनकारी प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है, पीछे दिखाया हूं। यह प्रोटीन ऑपरेटर जीन के साथ संबद्ध होकर उसकी क्रियाविधि को बाधित करता है। दमनकारी प्रोटीन सक्रिय अथवा अवस्था में हो सकता है। ठीक है। जो दमनकारी प्रोटीन होता है वो सक्रिय अथवा अवस्था में हो सकता है। प्रमोटर जीन देखिए यह भी डीएनए के छोटे से खंड बना होता है, यानी कि खंड से बना होता है। ठीक है। यहाँ पर खंड से लिख दे रहे, खंड से बना होता है। यह रेगुलेटर तथा ऑपरेटर जीन के बीच में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? रेगुलेटर और ऑपरेटर जीन के बीच में पाया जाता है। इस जीन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बाधित होता है, जो संरचनात्मक जीनों द्वारा अनुलेखन के
लिए आवश्यक होता है। जैसा कि अभी अभी आप फिगर में देख रहे हैं, आप पीछे करके देख भी सकते हैं, ठीक है। यह देखिए कहा जीन, यह रेगुलेटर तथा ऑपरेटर जीन के बीच में पाया जाता है, दोनों के बीच में पाया जाता है। इस जीन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकार बाधित होता है, जो संरचनात्मक जीनों द्वारा अनुलेखन के लिए आवश्यक होता है, ठीक ना। ऑपरेटर जीन क्या है? इस जीन पर रेगुलेटर जीन द्वारा उत्पादित दमनकारी बंधित होता है, ठीक ना। क्या होता है? बाधित होता है। इस प्रकार ऑपरेटर जीन यह निर्धारित करता है कि दमनकारी प्रोटीन द्वारा संरचनात्मक जीन्स का दमन होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। कौन? जो दमनकारी प्रोटीन द्वारा संरचना, यह इस प्रकार ऑपरेटर जीन यह निर्धारित करता है कि जो दमनकारी प्रोटीन है उसके द्वारा संरचनात्मक जीन्स का दमन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद संरचनात्मक जीन है। संरचनात्मक जीन्स देखिए, लैक ऑपेरॉन में संरचनात्मक जीन्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिस्ट्रान जेड, सिस्ट्रान वाई तथा सिस्ट्रान ए, ठीक है, द्वारा निरूपित किया जाता है। इन तीनों जीन्स को सिस्ट्रान जेड, सिस्ट्रान वाई और सिस्ट्रान ए द्वारा निरूपित किया जाता है। ये क्रमशः बीटा लैक्टोसाइडेज परमिएज, बीटा लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं आप लोग को हम बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 जो है पूछा है, एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। पहला है, हेडिंग हम लगा के लिखेंगे जलीय पारितंत्र, ठीक है ना। हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा, बढ़िया से लिखिएगा और बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है। जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र के समान ही जलीय का भी एक स्वरूप होता है। जैसे स्थलीय होता है ना, स्थल पर जो जीव जंतु होते हैं, उसी प्रकार स्थल पर जो भी पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उसी प्रकार से जल में भी होता है, ठीक है। तो स्थलीय पारितंत्र के समान ही जलीय का भी एक स्वरूप होता है। जलीय पारितंत्र तापमान, पोषक तत्वों की उपलब्धता, प्रकाश की तीव्रता, जल धारा, लवणता आदि से प्रभावित होता है, ठीक है। जो जल वाला जो पारितंत्र होता है, जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं या फिर रहने वाले जो भी पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होता है? तापमान, पोषक तत्वों की उपलब्धता, प्रकाश की तीव्रता, जलधारा या लवणता, जो भी उसमें लवण है या लवणता से क्या होती है? प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब देखिए जीवी घटक, जीवी घटक इसमें कितने हैं? जिसे उसमें होता है इसमें भी है। पहला देखिए उत्पादक है, उपभोक्ता है, तीसरा है अपघटनकर्ता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्पादक में क्या है? ये तैरने वाले सूक्ष्म शैवाल, बड़े पादप, जल निमग्न तथा जलस्थलीय हरे पौधे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार के पौधे होते हैं, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, जल में पाई जाने वाली शैवाल, जलीय पौधे जैसे हाइड्रिला हो गया, वालवाक्स हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता, दूसरा आता है आपका उपभोक्ता। ये वे जीव होते हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि जैसे कुछ होते हैं पेड़ पौधे पर आधारित होते हैं, जैसे जानवर जो होते हैं वो पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार से ये जीव होते हैं जो किस पर होते हैं? सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। जो उत्पादक होते हैं, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, उन पर क्या होते हैं? ये अरे ये तो उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्पादक होते हैं, ये जिसमें थे जो सूक्ष्म शैवाल थे, जो पादप थे, बड़े पादप थे, उन पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए उपभोक्ता में पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता देखिए शाकाहारी जलीय जीव जो शैवाल और पौधों को खाते हैं, ठीक ना। जो शाकाहारी होते हैं वो क्या करते हैं? शैवाल और जो पौधे होते हैं उनको खाते हैं। ये क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए झींगा हो गया, कुछ प्रकार की मछलियां, जलीय कीड़े, ठीक है, जैसे झींगा, छोटा छोटा झींगे होते हैं, होते झींगे, ठीक है। जब उनको मतलब उनको भी मछली के तौर पर खाया जाता है। झींगा हो गया, कुछ प्रकार की मछलियां हो गई या जलीय कीड़े हो गए, ये सब क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में
आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? मांसाहारी जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, उदाहरण बड़ी मछलियां, मेढक, कुछ जलीय पक्षी। यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मांसाहारी होते हैं, जो जल में, जैसे झींगा हो गया, झींगा को छोटी मछलियां खा जाती हैं। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो बड़ी मछलियां होती हैं, छोटी मछलियां खा जाती हैं। ठीक है, कुछ जल के कीड़े होते हैं ऐसे जो मेढक खा जाते हैं या फिर कुछ मछलियां खा जाती हैं, तो वो सब क्या हो गई? द्वितीय उपभोक्ता में आ जाती है। तृतीय उपभोक्ता देखिए क्या है? ये शीर्ष शिकारी होते हैं जो अन्य मांसाहारी जीवों को खाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? शीर्ष शिकारी होते हैं जो अन्य मांसाहारी जीव को ही खा जाते हैं। ठीक है, ये भी मांसाहारी होती है लेकिन मांसाहारी जीव को खा जाते हैं। जैसे मगरमच्छ हो गया, शार्क हो गई, समुद्री शेर हो गया। ठीक है, यानी समुद्री शेर का मतलब उसमें होता है मछलियों में कुछ होगा, मछली होगी कोई, उसको समुद्री शेर बोला जाता है। मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ भी क्या करता है? मछलियों को खा जाता है। जो मछलियों को खा जाती है उन्हीं मछलियों को मगरमच्छ खा जाता है, उन्हीं मछलियों को शार्क खा जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? तृतीय उपभोक्ता में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न नंबर ग का तीसरा है अपघटक। अपघटक क्या होता है? इसी में का तीसरा है अपघटक। जैसे दो हो गया तो तीसरा अपघटक है। वे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों को विघटित कर मिट्टी या जल में पोषक तत्व वापस मिलाते हैं। यानी कि जो भी जीव जंतु होते हैं अगर मरने के बाद वो बचे हैं तो ये अपघटक जो होते हैं उनको कीड़े जो होते हैं छोटे छोटे उनको क्या करते हैं? खा जाते हैं या फिर उनको मिट्टी बना देते हैं या जल में पोषक तत्वों के रूप में मिला देते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, फफूंद है, ये पोषण चक्र को पूर्ण करते हैं। ये क्या करते हैं? पोषण चक्र को पूर्ण करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जितने भी जीव जंतु जल में मरते हैं उनको क्या करते हैं? खत्म करने का कार्य करते हैं। अजैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। ये वे अजीवित तत्व होते हैं जो पारितंत्र के भौतिक और रासायनिक गुणों को नियंत्रित करते हैं। जल, अजैविक घटक में देखिए जल जीवन का आधार है। जल क्या है? जीवन का आधार और पूरे पारितंत्र का प्रमुख घटक है। प्रमुख घटक कौन सा है? जल। जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है ना? कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, कोई भी जीव हो उसको जल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। प्रकाश, जल की सतह तक पहुंचने वाली सूर्य की किरणें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। ठीक ना? जल में जो भी जीव जंतु होते हैं उनको भी प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तापमान, यह जीवों की क्रियाओं और जीवन चक्र को प्रभावित करता है। जो तापमान होता है यह क्या करता है? जीवों की क्रियाओं और जीवन चक्र को प्रभावित करता है। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है हमेशा चेंज होते रहता है इसीलिए। ठीक है, पोषक तत्व जैसे नाइट्रेट है, फास्फेट है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जीवों की वृद्धि और क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। ठीक ना? जो पोषक तत्व है जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फेट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं? ये वृद्धि और क्रियाशीलता के लिए क्या होते हैं? बहुत ही आवश्यक होते हैं। पीएच स्तर, पीएच मान जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जल की अम्लता या क्षारीयता भी इसमें रहने वाले जीवों के को प्रभावित करती है। यानी कि जैसे किसी मतलब समुद्री जीव जो होते हैं वो पानी साधारण जल में नहीं रह पाएंगे क्योंकि समुद्री जल में क्या होता है? उसमें नमक पाया जाता है। ठीक है, और इधर के जीव जो होते हैं नॉर्मल वाटर में रहने वाले समुद्री जल में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जल की अम्लता और क्षारीयता भी क्या करती है? ये प्रभावित करती है। ठीक है, जीवों को। प्रश्न नंबर 9 का अथवा वाला देखिए, जैव विविधता के संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। पहले देखिए महत्व, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। हर जीव का पारिस्थितिक तंत्र में एक विशिष्ट स्थान और भूमिका होती है। एक भी प्रजाति के विलुप्त होने से पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक है, जैसे हर कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, ठीक ना, उसकी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें अगर वो मर रहा है तो उसके मरने के बाद भी क्या होता है? संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक है, वहां का पारिस्थितिक तंत्र का। तो देखिए आहार श्रृंखला का आधार शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी प्रजातियां परस्पर पोषण संबंधों से जुड़ी होती है। जैव विविधता से ही यह श्रृंखला सुचारू रूप से चलती है। तो जैव विविधता से ही क्या करती है? सब जो श्रृंखला होती है चलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, हम लोग आगे चलते हैं। बस इस सेट का क्या है? लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पेज है ये। तीसरा यहाँ पर देखिए, चिकित्सा और विज्ञान। बहुत सी औषधियां पौधों और जीवों से प्राप्त होती हैं। कई रोगों की दवाई
वनस्पतियों और जीवों के अध्ययन से ही बनी है। जैव विविधता को खतरे, मतलब जैव विविधता को भी खतरा हो सकता है। देखिए, वनों की अंधाधुंध कटाई, ठीक ना। जैव विविधता क्या क्या खतरा हो सकता है? अंधाधुंध कटाई किसकी? वनों की। जलवायु और भूमि प्रदूषण, जलवायु जो हम लोग प्रदूषण कर रहे हैं, ठीक ना, वाहनों से या फिर किसी भी फैक्ट्री से हो रहा है प्रदूषण, ये सब, ठीक है। अवैध शिकार और व्यापार, मतलब जो भी छुप छुप कर शिकार करते हैं जंतुओं का, ठीक है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से भी ये क्या होता है? बहुत प्रभाव पड़ता है। कृषि में कीटनाशकों और रसायनों का अत्यधिक प्रयोग, जो हम लोग खेतों में दवाइयों का उपयोग करते हैं, भी नुकसान करता है। प्राकृतिक आवासों का विनाश, ठीक है। जो प्राकृतिक आवास बन रहे हैं उनका विनाश, जो पहाड़ों में घर बने हुए हैं या फिर जैसे भी जो जंतु रह रहे हैं उनका विनाश करना, ये क्या है? एक प्रकार का खतरा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैव विविधता का संरक्षण उपाय, यानी कि हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं जैव विविधता का। तो देखिए, वनों का संरक्षण करना है, वनों की कटाई पर रोक लगाकर और वनीकरण बढ़ाकर जैव विविधता को बचाया जा सकता है, ठीक ना। क्या करके? जो वन कट रहे हैं उनको रोक करके और वन लगा करके, वनीकरण करके क्या किया जा सकता है? संरक्षण किया जा सकता है, उपाय बचाने की किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य संरक्षित क्षेत्रों में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान, जो अभयारण्य बने हैं, उनमें क्या किया जाए? हिरन को, शेर को या फिर जो भी जंतु है उनको क्या है? वो संरक्षित रखा जाए, तो भी इनका क्या हो सकता है? संरक्षण हो सकता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, पर्यावरण का दोहन न करके उसका संतुलित उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जो पर्यावरण का दोहन नहीं करना है, हमें क्या करना है? संतुलित उपयोग करना चाहिए। जागरूकता अभियान, जनमानस में जैव विविधता के महत्व को समझाकर उन्हें उसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना, ठीक ना। हमें सभी लोगों को क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए कानूनी उपाय, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम जैसे कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ठीक ना। सख्ती से, यहाँ पर सख्ती से क्या करना चाहिए? लागू किया जाना चाहिए जो भी नियम कानून बना है उसको, ठीक है। छठी पॉइंट है पारंपरिक ज्ञान का उपयोग। देखिए, आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के पास जैव विविधता संरक्षण का पारंपरिक ज्ञान होता है, उसे मान्यता देना चाहिए, ठीक है। आदिवासियों को या ग्रामीण समुदाय में जो भी बूढ़े लोग हैं उनके पास क्या है? बहुत सारे ज्ञान पड़े हुए हैं, उनसे क्या करना चाहिए? हम लोग को पारंपरिक ज्ञान होता है, उसे क्या है? मान्यता देनी चाहिए, ठीक है। उनको क्या करनी? मान्यता देनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था प्रश्न नंबर 9 पूरा खत्म हो गया। ये सेट नंबर 1 के एच जो था बायोलॉजी का, ठीक है, सेट 1 था। अब इसके बाद सेट 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 7460012763। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग वीडियो।